A very good morning to all of you. So in the last class, we were studying the chapter 8 of your Indian economic development, that is infrastructure. So we have studied that is what is the difference between the economic infrastructure and social infrastructure, and what are the importance and the relevance of the infrastructure. Okay, so in this we have discussed the infrastructure promotes the development. Okay, infrastructure promotes the development, infrastructure develop the एग्रीकल्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर एग्रीकल्चर को भी डेवलप करता है. इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द इकॉनमी, इकॉनमी की स्मूथ फंक्शनिंग भी होती है इफ़ दी all the infrastructure facilities will attained, or as well as all the infrastructure facilities will be availed, so that the economy should be very smoothly functioning. Okay, economy क्या करेगी, बहुत smoothly क्या करेगी, function करेगी. Okay, next what we have discussed, that is infrastructure enhances the quality of life. कि infrastructure क्या करता है, क्वालिटी ऑफ जो लाइफ होती है उसको भी इन्हांस करता है. ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फिफ्थ इम्पॉर्टेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड मार्केट साइज. इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, मार्केट साइज को एक्सपैंड करता है, मतलब ब्रॉड करता है, स्प्रेड करता है. ओके, सो क्रिएटिंग न्यू मार्केट एंड एक्सपैंडिंग द एग्जिस्टिंग वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन. स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा हेल्प इन एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ द मार्केट. दिस फैसिलिटीज enhancing the large scale production to meet the growing needs of the bigger market size. Okay, so creating new market and expanding the existing one, मतलब न्यू मार्केट क्रिएट करना. ठीक है, अगर हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ होगी, तो क्या होगा कि न्यू मार्केट क्या होगा, वो क्रिएट होगा. एज वेल एज जो मार्केट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है वो क्या होगा, एक्सपैंड करेगा. मतलब जो ऑलरेडी मार्केट है, जो थोड़ा स्मॉल स्केल पे है, वो मार्केट क्या होगा, एक्सपैंड करेगा. इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंक्रीजिंग प्रोडक्शन. ठीक है, ये प्रोडक्शन इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फाइनेंस, बैंकिंग, एडवर्टीजमेंट एक्सेट्रा हेल्प इन द एक्सपेंडिंग द साइज ऑफ मार्केट. अगर डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़ मिलेंगी, लाइक ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिलती है थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट टू द अदर मैन्युफैक्चरर, होलसेलर, रिटेलर एक्सेट्रा. एंड फाइनेंस की मिलेगी, मतलब प्रॉपर फाइनेंस की फैसिलिटी मिल जाए, बैंकिंग की फैसिलिटी मिलेगी, एज वेल एज एडवर्टीज़मेंट की मिलेगी कि हम अपने जो भी प्रोडक्ट है उनका हम क्या कर पाएंगे, एडवर्टीज़मेंट कर पाएंगे. तो ये सारे रीज़न क्या है, these all are the infrastructure will help in the expanding the size of the market. कि वो क्या करेगा कि जो साइज़ है मार्केट का उसको एक्सपैंड करने में हेल्प करेगा. ठीक है, हमें कोई भी चीज़ को अगर एक्सपैंड करना होता है, ठीक है, या कुछ न्यू स्टार्ट करना, तो हमें क्या है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तो फैसिलिटीज़ चाहिए ही चाहिए ना, कि हम कैसे कोई चीज़ न्यू स्टार्ट करेंगे. इसके लिए क्या है कि सारे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम्स होते हैं लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सारी फैसिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, अवेलेबल होनी चाहिए. ओके, सो दिस फैसिलिटीज़ enhancing the large scale production to meet the growing needs of the bigger market size. जैसे ये जो सारी फैसिलिटीज़ है, ये क्या इन्हांस करती, लार्ज स्केल प्रोडक्शन. मतलब अब जो डिफरेंट प्रोडक्शन थे, अब वो प्रोड्यूसिंग सेक्टर थे, वो क्या कर सकते हैं, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी तो वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं. मींस अगर क्या है, जैसे हमें बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ नहीं मिली है, लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, तो हम क्या करेंगे, मतलब अगर वाराणसी में हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो हम यहीं पे ही करेंगे. बट अगर हमको ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी मिल जाए, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मिल जाए, बैंकिंग की मिल जाए, तो हम बैंक से क्या लोन लेके हम अपने ही जो बिज़नेस है वो हम किसी और सिटी और स्टेट में क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं. वो हमारे ऊपर है. तो इसीलिए क्या है, अगर ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती है तो हम लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन कर सकते हैं.
टू मीट द ग्रोइंग नीड्स ऑफ द बिगर मार्केट साइज़, कि जो भी वी नो वेरी वेल कि जो पॉपुलेशन है हमारी कंट्री की वो इंक्रीज़ डे बाय डे हो भी रही है, तो जो भी ग्रोइंग मतलब प्रेजेंट में जो भी नीड ग्रो कर रही है उनकी हम क्या कर सकते हैं, जो भी नीड है उसको फुलफ़िल कर सकते हैं, ओके, ऑफ द बिगर मार्केट साइज़, जो भी मार्केट साइज़ बहुत बिगर है उसकी जो भी नीड है उसको हम फुलफ़िल कर सकते हैं, ओके। सो ये क्या है कि अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ प्रॉपरली अवेलेबल हो जाती है उसके थ्रू हम मार्केट साइज़ को एक्सपैंड कर सकते हैं, ओके। सो नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रमोट करता है कि कैपिटल फॉर्मेशन हो, मतलब हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और मनी को अपना इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, हमें रिटर्न मिलेगा, कैपिटल फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या प्रमोट करता है कि कैपिटल फॉर्मेशन, क्योंकि कैसे, अगर हमें सारी फैसिलिटीज़, अगर सारे हमको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेंगे, ठीक है, हमको अपना बिज़नेस को क्या करना पड़ेगा, एक्सपैंड करना पड़ेगा। अब उन बिज़नेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो अगर इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हमारे पास प्रॉपर अवेलेबिलिटी होगी तभी हम क्या कर सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओके। सो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम लाइक एजुकेशन, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा हेल्प इन रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड दस प्रोडक्शन, okay. As output increases, generation of income also increases. It would cause more savings and more capital formation, implying more investment, okay. इसमें क्या कह रहा है कि अगर strong support system होगा, strong support system means अगर हमारे पास proper education होगा, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ होंगी, हमारे पास स्कूल्स होंगे, डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस होंगे जहाँ से हम एजुकेशन ले सकते हैं, एनर्जी की सारी फैसिलिटीज़ होगी, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, जो भी एनर्जी है, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, सारी अगर हमारे पास सोर्सेज होंगे, ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम होगा, कम्युनिकेशन होगा कि थ्रू विच वी कैन कम्युनिकेट ईच अदर, सो इट हेल्प इन रेजिंग द प्रोडक्टिविटी। इससे क्या होगा कि किसी भी इंडिविजुअल की एज वेल एज जहाँ पे हम प्रोड्यूस कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करेगा, कैसे, एंड दस प्रोडक्शन, फिर वो उससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, क्योंकि पहले वो सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं हो रही थी तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे थे, ठीक है, तो हमारी प्रोडक्टिविटी नहीं इंक्रीज़ हो रही थी, मतलब जो भी हम कमोडिटी प्रोड्यूस कर रहे थे वो उतना लार्ज अमाउंट में उसका प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि सारे अगर सिस्टम हमें मिलेंगे, ये सारे सपोर्ट सिस्टम अगर हमारे पास होंगे तो प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज़ होगी, जो प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी होती है वो होती प्रोडक्टिविटी, एंड दस उससे क्या होगा, प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगा, ओके। सो एज द आउटपुट इंक्रीज़, ठीक है, जैसी प्रोडक्टिविटी ये सारी फैसिलिटीज़ हमें मिली तो हमारा क्या होगा कि हम आउटपुट इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है, हम मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगा, तो प्रोडक्शन इज़ आउटपुट, प्रोडक्शन ही तो आउटपुट है, तो जैसे ही प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो जनरेशन ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीजेज, जो लोग एम्प्लॉयड हुए थे फॉर प्रोड्यूसिंग द कमोडिटी तो उन्हें इनकम भी जनरेट होगा, जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसकी भी इनकम क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है, जैसे ही आउटपुट इंक्रीज़ हुआ, सो इट वुड कॉज मोर सेविंग। अब जैसे ही लोगों के पास इनकम आई, ठीक, इनकम अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 60,000 इनकम आती है लोगों के पास, और किसी का कंजप्शन, मतलब दो टर्म होता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दो टर्म होता है, इनकम इक्वल टू, सो वी विल डिस्कस इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और आई इक्वल टू एस, ओ वी विल डिस्कस इन द मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें क्या होगा, अगर हमारी इनकम क्या है 60,000 है, हम उस 60,000 को जो भी हमारा कंजप्शन है, मतलब हम जो भी पर मंथ जितनी कमोडिटी को परचेज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 40,000 का हमारा हमने बजट प्रिपेयर किया तो 40,000 का हमारा हर मंथ का क्या है, एक्सपेंस है, ठीक। अब हमारे पास सेविंग कितनी हुई, 20,000 हमारे पास क्या हो गया, लेफ़्ट अमाउंट है। 60,000 अगर पहले हमारी इतनी इनकम नहीं थी बट आउटपुट इंक्रीज़ हुआ तो इनकम हमारी इंक्रीज़ हुई, तो हमारे पास जितनी नीड है, 40,000 का हमारा कंजप्शन है उतनी है, हम उसको छोड़ने के बाद जितनी हमारे पास सेविंग बची, सेविंग कितनी हो गई, 20,000 हमारे पास लेफ़्ट अमाउंट बचा। अब इस 20,000 को हम क्या कर सकते हैं, कोई भी अगर प्रोड्यूसर है वो क्या करेगा, इसको सेव कर लेगा, ठीक है,
फॉर फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के लिए, कि वो आज क्या करेगा, इसको कहीं इन्वेस्ट ना करके इसको भी सेव कर लेगा। फिर अगर फर्दर उसको कहीं नीड हुई तो वो इस मनी को क्या कर देगा, इन्वेस्ट कर देगा। फिर इससे जो मनी वो बनेगा, फॉर्मेशन होगा, वही होगा कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एज द आउटपुट इंक्रीज, जैसे ही आउटपुट इंक्रीज होगा तो जनरेशन ऑफ इनकम ऑल्सो इंक्रीज, जो इनकम की जनरेशन है वो भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सो इट वुड कॉज मोर सेविंग्स एंड मोर कैपिटल फॉर्मेशन। इससे क्या होगा कि लोगों की अगर इनकम इंक्रीज़ होगी तो हमारा जितना कंजप्शन होता है हम उसको लेफ्ट करके जितना अमाउंट हमारे पास बचा उसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। एंड मोर कैपिटल फॉर्मेशन इम्प्लाइंग मोर इन्वेस्टमेंट, मतलब जो ज़्यादा कैपिटल फॉर्मेशन हुआ, जो 20,000 ज़्यादा हमारा हुआ, जो हम मनी हमारा सेव हुआ, उसको हम क्या कर देंगे, इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ठीक है, फिर वही इन्वेस्टमेंट करने का मतलब है, हम जब कोई कमोडिटी इन्वेस्ट करने का मतलब है कि हम डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके फिर अपना प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेंगे, फिर आउटपुट इंक्रीज़ होगा, इनकम जनरेशन होगा, वी विल सेव मोर एंड मोर अमाउंट एंड देन इन्वेस्टमेंट। सो ये क्या है, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। सो इंक्रीज़ इन डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वुड प्रमोट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ठीक है, जो इंक्रीज़ हो रहा है डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट में, हम जो इंक्रीज़ कर रहे हैं डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट मीन्स हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वुड प्रमोट लार्ज स्केल प्रोडक्शन। अब क्या है कि हम ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने का मतलब क्या है कि हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इनकम अगर जनरेट हुई है तो हम क्या करेंगे, सेविंग करेंगे। सेविंग करने का मतलब है कि हम और उस मनी को क्या करेंगे, एक्सपैंड करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। तो लार्ज स्केल प्रोडक्शन करेंगे, लार्ज स्केल पे करेंगे। एंड वाइडर मार्केट विच में अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर। अब क्या होगा, जब अगर वही वाइडर मार्केट है, जैसे आप ये जियो का ले लीजिए, जो धीरू भाई अंबानी ने स्टार्ट किया, तो उनका मार्केट क्या था, उनके पास तो पहले इतना ज़्यादा वो नहीं प्रोडक्शन उनका था, वो बहुत स्मॉल स्केल पे स्टार्ट किए। बट जब वो उनका वाइडर मार्केट हुआ तो क्या है, अदर फॉरेन मार्केट भी क्या हुए, उससे अट्रैक्ट हुए। यही होता है, पहले कोई भी चीज़ स्मॉल स्केल से ही स्टार्ट होती है, एकदम ड्रास्टिकली वो लार्ज स्केल पे पहुंच जाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, बट करने को लोग करते हैं। बट ऐसे क्या है कि लोग स्मॉल स्केल पे स्टार्ट करते हैं, फिर उनकी जो इनकम होती है उसी से वो इन्वेस्ट करते हैं, उनका मार्केट क्या होता है, एक्सपैंड करता है, फिर अदर जो भी फॉरेन मार्केट के इन्वेस्टर्स हैं वो उससे अट्रैक्ट होंगे, फिर वो अपना भी मनी क्या करते हैं, उस पर इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, यही क्या होता है कि इसीलिए लोग मार्केट को सोचते हैं वो एक्सपैंड होता जाए, सो दैट द अदर फॉरेन इन्वेस्टर विल ऑल्सो अट्रैक्ट। तो इसी में क्या होगा, वाइडर मार्केट विच में अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टर्स। इससे क्या होगा, जो वाइडर मार्केट अगर हो जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो उससे अट्रैक्ट होंगे, ऑल्सो टू इन्वेस्ट इन द कंट्री। ठीक है, अब वो हमारे इंडिया में भी क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। सोचिए कैसे दीज ऑल आर दी डिपेंडेंट ऑन दी इंफ्रास्ट्रक्चर। कैसे सारी चीज़ें देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे डिपेंड करती हैं। अगर प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया तो क्या हो सकता है, वो वर्थफुल हो जाएगा, नहीं तो वो एकदम वर्स्ट हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर इकोनॉमी को ग्रोथ करना है, एक्सपैंड करना है, तो इन दैट कंडीशन देयर शुड बी अ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। उस कंडीशन में क्या होनी चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। ओके, सॉरी। तो नेक्स्ट वन इज़ विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, जब इंट्रोडक्शन हुआ न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इंफ्रास्ट्रक्चरल बेस इन इंडिया हैज़ इनलार्ज। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो क्या हुआ, वो इनलार्ज हुआ, इंक्रीज़ हुआ, एंड डेवलप्ड, वो डेवलप्ड भी होगा, ड्यू टू विच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इज़ एमर्जिंग इन इंडिया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स कि जो भी फॉरेनर्स होते हैं वो हमारी कंट्री में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट सिंपल मीनिंग यही होती है। अगर अमेरिका के लिए हम लोग क्या हो जाएंगे, इंडिया ने इन्वेस्ट किया तो इट इज़ कॉल्ड दी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बट अगर हमारी कंट्री में अमेरिका है, जापान है, रशिया है, ब्राज़ील है, जितनी भी कंट्री हैं वो क्या कर रही हैं, हमारी कंट्री पे इन्वेस्ट कर रही हैं, हमारी डिफरेंट कंपनीज़ पे इन्वेस्ट कर रही हैं, वो क्या होता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, कैपिटल फॉर्मेशन और
इन्वेस्टमेंट को भी प्रमोट करता है। ओके, नेक्स्ट वन इज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। आई थिंक यू रिमेंबर आउटसोर्सिंग क्या होता है। आउटसोर्सिंग का मतलब कि हमें कोई भी जो नीड होती है, कोई भी सर्विसेज लेना होता है, तो हम लोग अपनी कंट्री से ना करके या तो अपनी कंपनी में ना करके किसी और कंपनी से सर्विस लेते हैं, और फ्रॉम दी फॉरेन कंट्री से जो भी सर्विसेज लेते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट आउटसोर्सिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, आउटसोर्सिंग की फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करता है। सो इंडिया इज़ अ एमर्जिंग एज अ ग्लोबल डेस्टिनेशन फॉर BPOs। ठीक है, इंडिया क्या है, एमर्जिंग एक ग्लोबल डेस्टिनेशन बनती जा रही है। मतलब जो ग्लोबल कंट्रीज़ हैं ऑल ओवर द कंट्री, एक क्या है, ये डेस्टिनेशन बनती जा रही है कि लोग इस पर बहुत अट्रैक्ट करें फॉर दी BPO। BPO इज़ बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। कॉल सेंटर्स के लिए, स्टडी सेंटर की लोग फॉरेन से भी क्या आते हैं, अपनी कंट्री में आते हैं फॉर स्टडी। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस, मेडिकल के रिलेटेड भी आते हैं लोग, ड्यू टू डेवलप्ड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। बेसिकली क्यों, क्योंकि सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलप्ड है। स्पेशली रिवॉल्यूशनरी ग्रोथ ऑफ IT सेक्टर। हमारी इंडिया का जो IT सेक्टर है वो डेवलप होता जा रहा है, बहुत ग्रोथ होती जा रही है। इसलिए जो फॉरेन कंट्री के लोग भी हैं वो भी क्या कर रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं बेसिकली BPOs में, कॉल सेंटर्स में, स्टडी सेंटर्स में लोग स्टडी के लिए आते हैं। मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन कोई लेना होता है मेडिसिन से रिलेटेड, इन सारे में क्या है, जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हमारी कंट्री में डेवलप्ड है, इसके लिए क्या है कि जो भी फॉरेन कंट्रीज़ के पीपल हैं आउटसोर्सिंग करते हैं, मतलब दे ऑल आर अट्रैक्टेड फ्रॉम आर कंट्री। हमारी कंट्री से क्या है, वो लोग बहुत अट्रैक्टेड हैं। तो ये लोग भी क्या करते हैं, बेसिकली इन सारी चीज़ों के लिए इंडिया को रेफ़र करते हैं। इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ है इसलिए। सो दिस इनकरेजेस इकोनॉमिक ग्रोथ बाय प्रमोटिंग मॉडर्नाइजेशन। ये कैसे जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ को इनकरेज कर रहा है, बाय प्रमोटिंग मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन को प्रमोट कर रहा है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा डे बाय डे मॉडर्न होते जा रहे हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी, मॉडर्न इक्विपमेंट, अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी, थॉट्स, ये सारी आइडियोलॉजी, ये सारी क्या होती जा रही है, मॉडर्नाइजेशन की ओर प्रेफर होती जा रही है। ग्लोबलाइजेशन हो गया है, ठीक है। अब क्या है, हम लोग एक बॉर्डरलेस इकॉनमी की ओर शिफ्ट हो गए हैं। पहले क्या था, क्लोज्ड इकॉनमी थी, हम लोग इतना प्रेफर नहीं करते थे। एंड चेंज आउटलुक टुवर्ड न्यू एरियाज़ ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि जो हमारा आउटलुक हो गया है टुवर्ड्स सीइंग एवरीथिंग, वो भी क्या हो रहा है, एरिया को, मतलब हम अब क्या हो गया, डेवलपमेंट फोकस्ड हो गए हैं। अब हमें क्या है कि हम ये चाह रहे हैं कि कितना से ज़्यादा हम डेवलप कर सकें। ठीक है, तो ये जो हमारा आउटलुक है वो भी क्या हो रहा है, वो चेंज होता रहा है बिकॉज ऑफ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चरल फैसिलिटीज़। ओके, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ होने की वजह से ये क्या कर रहा है, आउटसोर्सिंग भी फैसिलिटेट कर रहा है। नेक्स्ट वन इज़ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रमोट्स इंटरडिपेंडेंस और एंड लिंकेजेस इन प्रोडक्शन। ठीक है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्या कर रहा है, प्रमोट किसको कर रहा है, इंटरडिपेंडेंस। मीन्स हम लोग इंटरनली डिपेंडेंट हैं, एंड लिंकेजेस इन प्रोडक्शन, कि अगर अदर डिफरेंट एरिया से भी एक लिंकेजेस हो रहा है। हाउ, सो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ एंड हाउसिंग वर्क इन कोऑर्डिनेशन। ठीक है, ये आपको पता है कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर बोथ वर्क किस में कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में। क्योंकि आपको पता है कि विदाउट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर देयर कांट बी इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर दी इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, हमें अगर डेवलपमेंट करना है तो हमें क्या है, ये हमें पता है कि एक दूसरे से ये दोनों कोरिलेटेड है। हम ये नहीं कह सकते कि अगर हमारे पास इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है तो हम लोग सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्किप कर दें, नहीं, उसकी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों वर्क क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन में कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके कर रहे हैं। सो दीज टुगेदर प्रमोट द बेनिफिट ऑफ बीइंग इंटरडिपेंडेंट। ठीक है, ये दोनों टुगेदर क्या कर रहे हैं, बेनिफिट ऑफ द बीइंग इंटरडिपेंडेंट, मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट है। कॉज लिंकेजेस इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, और क्या कर रहे हैं,
एक दोनों ये गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए एक दूसरे से लिंक्ड हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि बोथ आर डिफरेंट, हम ये नहीं कह सकते कि दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। दोनों ही क्या हैं, एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, एज वेल एज दे बोथ वन इज लिंकेज, मतलब दोनों लिंकेजेस हैं इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो डेवलपमेंट इन वन सेक्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स ग्रोथ इन दी अदर सेक्टर। सिंपल कि अगर एक का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और अगर हम इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। अगर हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो दोनों एक दूसरे से क्या हैं, इंटर रिलेटेड है, कि हम लोग इसको अलग नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर एक का डेवलपमेंट होगा, मतलब अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर डेवलप कर रहा है तो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा। सो डेवलपमेंट इन वन सेक्टर ऑटोमेटिकली ब्रिंग्स ग्रोथ इन दी अदर, कि एक दूसरे के ग्रोथ में हेल्प करेगा। ग्रोथ बिकम्स डायनामिक, ग्रोथ क्या हो जाएगी, वो डायनामिक हो जाएगी, मतलब ऐसा नहीं कि वो फिक्स्ड और रिजिड हो जाएगी, फ्लेक्सिबल हो जाएगी, बहुत ज़्यादा ग्रोथ में चेंजेस आएगा। एंड कंटिन्यूअस रिजल्टिंग इन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी, और वो कंटिन्यू रहेगी। इसका रिजल्ट क्या होगा कि ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द इकॉनमी का क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा। ओके, सो यही दीज ऑल आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर एंड व्हाट वी हैव डिस्कस। फर्स्ट वन इज infrastructure promotes the development of the economy, infrastructure develops the agriculture, infrastructure facilitate smooth functioning of the economy, infrastructure enhances the quality of life, infrastructure expand market size, infrastructure promotes the capital formation and investment, infrastructure facilitate outsourcing, as well as the last one is infrastructure is promote interdependence and linkages in production. Okay, so these all are the importance of the infrastructure. Okay, now the next topic is state of infrastructure in India, कि इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर की कैसी कंडीशन है, कैसी सिचुएशन है, ठीक है। सो ट्रेडिशनली द गवर्नमेंट हैज़ बीन solely responsible for the developing the country's infrastructure, but this was inadequate to meet the growing demand of the infrastructural development, ठीक है। ट्रेडिशनली मतलब हम लोग जब कन्वेंशनली बात करते हैं, पुराने टाइम से बात करते हैं, तो क्या है कि गवर्नमेंट ही क्या थी, एक सोल रिस्पॉन्सिबल थी कि कंट्री में इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ को डेवलप करने की, ठीक है। बट दिस वॉज इनएडिक्वेट, वो उतना प्रॉपर एडिक्वेट नहीं था टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, की जो डिमांड हमारी कंटिन्यूसली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप की इंक्रीज़ होती जा रही है डे बाय डे, तो वो सबकी नीड्स को फुलफ़िल कर ले, जो भी ग्रोइंग डिमांड है वो इम्पॉसिबल है, ठीक है। क्योंकि पहले क्या थी, बस गवर्नमेंट सेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल था इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करने का, बट वो इतना एडिक्वेट नहीं था, प्रॉपर नहीं था कि जो भी ग्रोइंग नीड होती जा रही है, मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ता जा रहा है, डिमांड भी बढ़ती जा रही है उसकी, कि इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज़ करके लोग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ में भी इंक्रीज़ कर सकते, तो इतना वो इनफ नहीं था। नाउ द प्राइवेट सेक्टर बाय इटसेल्फ एंड ऑल्सो इन जॉइंट पार्टनरशिप विद द गवर्नमेंट सेक्टर प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्या हो रहा है कि प्राइवेट सेक्टर या तो सिंगल अकेले ही, या तो गवर्नमेंट के साथ मिलकर जॉइंट पार्टनरशिप के साथ, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आप लोग पढ़े हैं, तो वो क्या है, प्राइवेट सेक्टर अकेले करे या तो गवर्नमेंट के साथ मिलके वो क्या करे, एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इन द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट के लिए। ओके, डिस्पाइट सो मच टेक्निकल प्रोग्रेस इन इंडिया, women in the rural area are still using fuels such as crop residues, dung and fuel wood to meet their energy requirement। ओके, देखिए आपको पता है कि अभी तक आप ये जानते हो कि बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रोग्रेस हो गया, स्टिल जो गांव में, विलेज में, जो रूरल एरियाज़ में
जो विमेन होती हैं वो लोग अभी भी खाना किस पे है, वो उसी काऊ डंग जो होता है और जो क्रॉप का मतलब आपका जो जैसे जो भी क्रॉप प्रोडक्शन किया खेत में, जो भी उसके रेसिड्यूज़ निकलते हैं, जो खर पतवार उसको बोलते हैं, मतलब सिंपल सा जो सूखे सूखे पत्तियाँ, इन सारे झाड़ झंकड़ उनका यूज़ करती हैं फॉर मेकिंग देयर फूड आइटम्स। काऊ डंग आपको पता ही है, फ्यूल वुड जो लकड़ियाँ लेकर जंगल जाके लकड़ियाँ बीन कर लेकर आती हैं, उसको क्या करती हैं वो लोग एनर्जी के रिक्वायरमेंट के लिए फॉर प्रोड्यूसिंग और मेकिंग देयर फूड दे यूज़ दीज काइंड ऑफ फ्यूल्स, ओके, बायोफ्यूल्स बोलते हैं। तो ये क्या है कि इतना होने के बाद भी अभी आपको भी पता है कि अभी जब तक ये सबको उज्ज्वला योजना आपका किस लिए है, वो है ना कि सिलेंडर जो लोगों को प्रोवाइड किया गया, तो इनके पहले भी अभी भी क्या है, अब तो बहुत रेयरेस्ट हो गया है, अराउंड 10-20% ही हो गया होगा, बट पहले क्या था, लोग बहुत ज़्यादा बायोफ्यूल्स का ही यूज़ करते थे। तो अबाउट 90% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड आर यूज़ बायोफ्यूल्स फॉर कुकिंग, ठीक है। 90% लोग क्या कर रहे हैं रूरल हाउस होल्ड में, रूरल एरियाज़ में बायोफ्यूल्स का यूज़ करें फॉर दी कुकिंग दी फूड, ठीक है, खाना बनाने के लिए वो लोग यूज़ करें। सो रूरल हाउस होल्ड वॉक लॉन्ग डिस्टेंस टू फेच फ्यूल, वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स। जो भी रूरल हाउस होल्ड हैं, जो रूरल एरियाज़ में रह रहे हैं, दे हैव टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस, उनको बहुत लंबा डिस्टेंस वॉक करना है चलना है, टू फेच टू ब्रिंग द फ्यूल्स, वाटर एंड अदर बेसिक नीड्स। कि होता क्या है कि विलेज एरिया में क्या होता है कि लोगों के पास वाटर नहीं होता, तो उनको बहुत दूर जाना होता है। आपको पता है राजस्थान हो गया, ये उत्तराखंड, यहाँ पे क्या है प्रॉब्लम होती है वाटर की। तो जो विमेन है बेसिकली विमेन ही जाती, तो 2 to 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर जाके वो लोग क्या करती हैं, फ्यूल्स लेकर आती हैं। मतलब वही आपका क्या हो गया कि वुड को लेकर आना जंगल में जाके, फिर वाटर को लेकर आना, अपने सिर पे लेकर आना। तो ये सब क्या है कि अभी भी रूरल एरियाज़ में ही सारे विमेन को करना पड़ रहा है। और बेसिकली जो बैकवर्ड एरियाज़ है, बहुत सारे ऐसे बैकवर्ड एरिया हैं जो जहाँ पे अभी तक ये प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं हुई, और जो भी उनके बेसिक नीड्स के लिए जो इसेंशियल गुड्स हैं उनके लिए उन लोगों को बहुत लॉन्ग डिस्टेंस को क्या करना पड़ता है, वॉक करके जाना पड़ता है। सो दे लैक वेरी बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ लाइफ, ठीक है। उनके पास जो बहुत बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं लाइफ की, वो भी उनके पास नहीं होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इन रूरल एरिया ओनली 56% ऑफ हाउस होल्ड हैव इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन एंड 43 ऑफ देम स्टिल यूज़ केरोसिन, ओके। अब क्या है, जो भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती, क्या बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं रहने को, मतलब घर, इलेक्ट्रिसिटी, फूड आइटम्स, अभी भी लोगों के पास क्या है, बेसिक फैसिलिटीज़ ही नहीं है। जैसे रूरल एरियाज़ में क्या कह रहा है कि 56% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है। आप लोग को अभी नहीं देख रहे क्योंकि ऐसे बहुत सारे विलेजेस हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन ही नहीं गया है, वहाँ पे वायर भी नहीं गया है कि आप देख लो कि उनके यहाँ वहाँ पे लाइट भी नहीं आती है। एज वेल एज 43 उसमें से ऐसे हैं जिनके यहाँ 43 ऑफ देम स्टिल यूज़ कैरो, अच्छा 56 हाउस होल्ड हैव एन इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन मीन्स 56% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, और 43 ऑफ देम स्टिल यूज़ केरोसिन। मतलब 56% पीपल हमारे, अगर हम टोटल पॉपुलेशन कंट्री का देख लेते हैं तो 56% इसमें ऐसे लोग हैं जिनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है, और 43 स्टिल ऐसे लोग हैं जो अभी भी घर पे वो लैम्प का यूज़ करना, दिए का यूज़ करना, केरोसिन ऑयल का ही यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें केरोसिन ऑयल से ही बर्न होती हैं। तो स्टिल ये 43% लोग क्या कर रहे हैं, उसी का ही यूज़ कर रहे हैं, केरोसिन ऑयल का। और ओनली 56% हाउस होल्ड ऐसे हैं जिनके यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है। सो वाटर सप्लाई इज़ लिमिटेड टू वेरी लिमिटेड प्लेसेस, ठीक है। जो वाटर सप्लाई है, जैसे आपका वो घर पे वाटर सप्लाई होता है ना, वो भी क्या है, बहुत लिमिटेड प्लेस पे ही है। ऐसा भी नहीं कि हर एक एरिया में वो पूरा प्रॉपर उसकी फैसिलिटीज़ हो। इज़ लिमिटेड टू वेरी लिमिटेड प्लेस, ये लिमिटेड है और बहुत लिमिटेड प्लेस पे ही है। सो टैप वाटर अवेलेबिलिटी इज़ लिमिटेड टू ओनली 24% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड। टैप वाटर मीन्स जो नल में पानी आता है, ये सब क्या है, अवेलेबिलिटी क्या है, बस 24% रूरल हाउस होल्ड में है, ठीक है। बस 24% जो रूरल एरियाज़ में हाउस होल्ड है उसमें बस 24% लोगों को क्या मिलता है, टैप वाटर की अवेलेबिलिटी है। अबाउट 76% ऑफ द रूरल हाउस होल्ड यूज़ ओपन सोर्सेज ऑफ वाटर।
अभी भी 76% रूरल हाउस होल्ड में लोग क्या है ओपन सोर्स वाटर का यूज़ करते हैं, लाइक वेल्स का, ठीक है, कुएँ का यूज़, टैंक होता है जो टैंक में पानी फिल करके, पॉन्ड होते हैं, लेक्स होते हैं, रिवर, इन सारे का यूज़ करते हैं। अब क्या है, ये सारे वाटर क्या है, ये दे आर नॉट इन कंडीशन टू ड्रिंक, इनको ड्रिंक करने के ये कैपेबल भी नहीं, तभी क्या होता है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। तो बस 24% लोग हाउस होल्ड क्या है इनके यहाँ टैप वाटर आता है, अराउंड 76% पीपल स्टिल यूजिंग दी ओपन सोर्स ऑफ वाटर, ठीक है, ओपन सोर्स वाटर का यूज़ करें। इट इज़ अकॉर्डिंग टू सेंसस 2001, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि जो सेंसस होती है वो हर एक 10 ईयर्स में होती है, ठीक है। लास्ट जो सेंसस हुआ था वो 2011 में हुआ था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट होगा वो कब होगा, 22 में होगा, सॉरी 21 में होगा, सॉरी, ठीक है। अब कब होगा नेक्स्ट, 21 में होगा, मीन्स नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो ये क्या होता है, सेंसस से ही पता चलता है कि सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब कि कितना है लोग, पॉपुलेशन कितनी है, एज वेल एज कितने लोग एजुकेटेड हैं, अनएजुकेटेड हैं, मेल फीमेल का रेशियो, सेक्स रेशियो हो गया, लिटरेसी का रेशियो, ये सारा क्या है उसी से पता चलता है। लोगों की कितना इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ है, ये सारा डेटा क्या है वहीं से ही पता चलता है। ओके, सो एक्सेस टू इम्प्रूव सैनिटेशन इन रूरल एरियाज इज़ ओनली 20%, मतलब लोगों के पास जो सैनिटेशन की फैसिलिटीज़ है वो भी क्या है, बस 20% है, स्पेशली इन दी रूरल एरियाज़। ये सारी प्रॉब्लम आप लोग देख रहे हैं, रूरल हाउस होल्ड में ये सारी प्रॉब्लम आ रही है कि वहीं पे क्या है सारी फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, तभी तो जो लोग पीपल हैं वो रूरल एरिया से अर्बन एरियाज़ की ओर माइग्रेट हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे उनके पास प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होती है। ओके, सो स्टेट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर कैन बी मेड फ्रॉम द क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल, ठीक है, कि इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेट हम कैसे क्लियर कर सकते हैं कि डिफरेंट, ये जो आपके पास टेबल दिया हुआ है, ठीक है। तो आप देखो इंडिया क्या है, इंडिया का जी कंट्री थर्ड इंडिया यहाँ पे है। इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी का कितना है, 34। इम्प्रूव्ड वाटर सोर्स कितना है, 94। इम्प्रूव्ड सैनिटेशन कितना है, 40% में, ये सब 34%, 94%, 40%। एंड मोबाइल सब्सक्राइबर, जो लोग मोबाइल को यूज़ करते हैं उसमें कितना है, 79। एंड पावर जनरेशन, लोगों के पास पावर जनरेशन कितना है किलोवाट में, 1423। तो यही क्या कह रहा है, ये इंडिया में क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज़ दिया है। एंड व्हेन वी कंपेयर इट टू दी अनदर कंट्रीज़ पे, देखिए चाइना क्या है नंबर 1 पे। ओके, सो इट्स ऑल अबाउट योर टुडेज़ क्लास, वी विल कंटिन्यू फर्दर इन दी नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।